कांग्रेस के कुल 3 नेताओं का बयान आ चुका है, विधायकों का, कि ये मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील का बयान आया है कि कतई हम हारने वाले नहीं हैं, हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और कानून सम्मत सब कुछ हुआ है, सिर्फ एक मंजिल जो एक्स्ट्रा बना है इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी है कि किसने बनाया और कैसे बनाया। मस्जिद कोई मुद्दा था ही नहीं। हुआ ये कि शिमला के करीब एक गाँव है जहाँ कोई 2 नौजवानों में झगड़ा हो गया और झगड़ा में मुस्लिम नौजवान ने शायद मारपीट चक्कू को चला दिया, क्या हुआ, और वो फरार हो गया। वहां से फरार होकर वो इसी मस्जिद में आकर छुपा हुआ था। इनको ही मुद्दा मिला कि मस्जिद जो है वो अपराधियों के छुपने की जगह है। ये मुद्दा इन्होंने उठाया और धरना प्रदर्शन शुरू किया। अब वो जो जमीन है, देखिए नेताओं के बयान, मुसलमान तो अब लगभग समझ रहा है इस बात को, नेताओं के बयान में कितना कंट्रोवर्सी है। वो ज़मीन जो है मस्जिद की वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वो 1947 से ही कंटिन्यू वक्फ बोर्ड की ज़मीन, हालांकि 1850 में वो मस्जिद बनी हुई है, 1947 से है, 55 में उसका दर्ज इंदराज है, तमाम अमेंडमेंट के बाद भी वो वक्फ बोर्ड में कंटिन्यू है। विवाद फिर क्या है? एक मंत्री ने कहा कि वो तो हमारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, इल्लीगल मस्जिद है वो। क्यों भाई, सरकार की कैसे हो गई जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? तो एक बात। दूसरे मंत्री ने बयान दिया कि नहीं, ज़मीन पर विवाद नहीं है, मस्जिद पर भी विवाद नहीं, मस्जिद के मल्टी स्टोरेज जो बने हैं कई मंजिला, उसमें ऊपर की मंजिल पर विवाद है। भैया ऊपर की मंजिल पर विवाद था तो उसके लिए भगवाधारियों को सड़क पर बैठाने की क्या ज़रूरत थी? आपका काम था लीगल नोटिस चिपकाते, दूसरे दिन बुलडोज़र लेकर जाते और तोड़ देते, कोई एतराज़ नहीं। मैं मुसलमान होने की हैसियत से, भारतीय होने की हैसियत से कह रहा हूं कि मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, अगर वो इल्लीगल है रियली, अगर गैर कानूनी है वाकई, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि इस मुल्क में कानून का राज होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कानून के राज में सड़क पर एक गिरोह बैठकर कैसे कह रहा है कि मैं तोड़वाऊंगा या मैं तोड़ूंगा, या नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये तो कह रहे हैं ना कि मुल्ले नहीं चले। नहीं, वो एक बार में उन्होंने 4 सवाल उठा दिया। एक के मस्जिद हम तोड़ेंगे या तुम तोड़ो जल्दी, नहीं तो हम सड़क खाली नहीं करेंगे। दूसरा सवाल उठाया कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये कौन सा मुद्दा है? अब ये मुद्दा भी लोग उठाएंगे कि रमेश पार्क में मुसलमान बढ़ रहा है तो सीलमपुर में बढ़ रहा है। भाई इंडियन है, तुम एनआरसी करा रहे हो, तुम तमाम असम में तो एनआरसी करा लिया, फिर भी वहाँ के मुख्यमंत्री रोज भौंक रहे हैं कि भाई घुसपैठिया आ गया, मुसलमान 40% हो गया। अरे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर असम के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि मुसलमान 1951 के जनगणना में 12% था असम में और 2011 में 40%। दोनों आंकड़े गलत हैं, 1951 वाले भी और 2011 वाले भी, और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और पूरा भारत का हिंदू सुन रहा है। अरे वाह, ये कैसे हो जाएगा? आंकड़े गलत और मुख्यमंत्री दे रहा वो आंकड़ा, और गलत आंकड़ा, और टीवी चैनल वाले उसी को चला रहे हैं। आज मैं एक चैनल में कॉलर से माइक निकालकर भागा हूं कहकर कि या तो मुझे जवाब देने दो, मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री को झूठा साबित करना चाहता हूं, ऑन एयर साबित करना चाहता हूं। तो उसने कहा अच्छा अभी आ रहा हूं। मैंने अभी नहीं, पहले झूठ, टोटल झूठ, फैब्रिकेटेड, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा पूरे देश में। गोदी मीडिया और तमाम दल के लोग, इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों शामिल है, दोनों मिलकर मुसलमानों को प्रेशर में रखकर, दबाव में रखकर, रोजगार न मांगे, शिक्षा न मांगे, अधिकार न मांगे, संविधान में जो अधिकार इनको दिए गए वो कभी ये मांगने न लग जाए, इसके लिए इन पर एक दबाव बनाओ साइकोलॉजिकल, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ग्रुप है ये, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं पूछता हूं कि अभी जो उस मिश्रा को आपने मार दिया गोली, कोई कहने को तैयार है कि गौरक्षक के नाम पर ये पब्लिक कहां से मैदान में आई? आप कौन होते हैं रक्षा करने वाले? इस देश में रक्षा और सुरक्षा की पूरी जवाबदेही सरकार की है और कानून सरकार को वो सारे अधिकार देता है कि वो किसकी रक्षा कैसे करेगा। तो फिर गांव की रक्षा करने के लिए अलग आदमी, मंदिर की रक्षा के लिए अलग, मस्जिद तोड़वाने के लिए अलग, मियाँ जी को मारने के लिए अलग। पुलिस इसमें कहीं नहीं है, पुलिस इसमें पीछे है। ये नई टीम जो डेवलप हुई है, आगे आई है अलग अलग नामों से,
ये भारत के संविधान के लिए खतरा और चुनौती है। तो मीडिया जो घर जा जाकर महिलाओं से पूछ रहा है आपको खतरा है कि जी हाँ शुक्रवार के दिन इतने लोग आ जाते हैं, हम अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं। हाँ, अब हाँ, अभी उसमें भी कहा गया, शिमला में भी ये बात कही गई और तमाम जगहों पर ये बात कही। सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे भाई, हमारी आबादी है तो सड़क पर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिल्डिंग जो है ऊपर करेंगे, 2 मंजिल 3 मंजिल करेंगे, तो आप 3 मंजिल भी नहीं करने देंगे, सड़क पर भी पढ़ने नहीं देंगे, आबादी भी बढ़ने नहीं देंगे, बिजनेस भी करने नहीं देंगे, यहाँ भी नहीं रहने देंगे, वहाँ भी नहीं रहने देंगे। और गिरिराज सिंह की अगर बात मान लें, महामूर्ख गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, मैं महामूर्ख कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, अब उनकी मूर्खता मैं प्रमाणित भी करता हूँ। 1947 में मुसलमान अगर सब पाकिस्तान चला जाता तो आज इस देश में ये समस्या नहीं होती। और जो लोग नहीं गए वो मतलब पता नहीं क्या क्या। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए, देखिए 2 पहलू इनका देखिए, ये किस तरह से नचा रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 24% मुस्लिम था 1947 में। ठीक है भैया, 24% जो हिंदू था, उस हिंदू से मेरा सवाल है और उसके नेता से मेरा सवाल है कि तुम पाकिस्तान में क्यों रहे, तुम 24% पाकिस्तान में क्यों रुके? जब धर्म के नाम पर ही बटा था देश, तो पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बटा था, इनका कहना है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर वो 24% क्यों रुके? जबकि हमारे बारे में कहा जाता है भारत में, जब स्वतंत्र भारत में केवल 8% मुसलमान था, अब वो 14% हो गया। तो गिरिराज जी, जब हम 8 थे तो हिंदू 24, वहाँ क्यों रुके? वो हिंदू धर्म के विरोधी, वो आपके विरोधी, वो राम के विरोधी, वो क्या कहते हैं कृष्ण के विरोधी, वो भारत के विरोधी, वो आपके आप भाई कैसे हो गए? उनको लाना चाहते हैं। क्यों आप लाना चाह रहे हैं? तब क्यों नहीं आए वो? अगर धर्म के नाम पर बटा तो उनको तो आना चाहिए। चलो, हमको तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, मौलाना आजाद जी ने, सब जी ने पकड़ के रोक लिया। ठीक है, ये आरोप है इनका, हमको रोक लिया। उनको किसने रोका भाई? 24% को, 8% मुस्लिम को मौलाना आजाद ने नेहरू जी से मिलकर रोक लिया। इन्होंने नेहरू जी का नाम नेहरूद्दीन रख दिया। ये सब नया नया खेल खेल रहे हैं, ठीक है। और नेहरू का बाप को मिराजुद्दीन और उसके बाप को सिराजुद्दीन, ये सब व्हाट्सएप मीडिया पे आप देखते रहेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये परोसते रहते हैं। और हकीकत ये है कि नेहरू ही थे जिसकी वजह से वो सब कुछ संभव हो पाया कि आज ये बेलगाम लोग घूम रहे हैं। अगर नेहरू ईमानदारी से उसी टाइम ऑपरेशन कर दिए होते और नेहरू अगर बायहट सोच लिए होते कि संविधान का राज ही भारत में चलेगा, तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। एक बात अंतिम बता दूं, शिमला में 2 मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनका बयान आया है कि 2010 में ही ये मस्जिद तामीर हो चुकी थी। ठीक है, अब वो मुख्यमंत्री थे, सवाल किया गया उनसे कि जब आप मुख्यमंत्री थे 2010 में और आपके रहते हुए तामीर हो गया तो आपने तब क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके शासनकाल में आपके संज्ञान में नहीं आया तो मस्जिद अगर आतंक का अड्डा है और आतंक का अड्डा आपके संज्ञान में नहीं है तो आपको राजनीति करने का कहीं से भी अधिकार नहीं है। अब कांग्रेस के दौर में संज्ञान में क्यों आया, ये समझना है। दरअसल ये भाजपा और कांग्रेस में एक साठ-गांठ होता है कि 5 साल तुम 5 साल हम, 10 साल तुम 10 साल हम, जो कभी कभी वामन मेश्राम कहते हैं और कई दलित नेता आरोप लगाते हैं कि ये दोनों का मैच फिक्स है। तो वहाँ क्या है कि अब मुद्दा कैसे बनेगा भाजपा को सत्ता में वापस आने का? तो मुद्दे ढूंढे गए कि जो आपके संज्ञान में नहीं था वो अब संज्ञान में लाइए और भाजपा को दोबारा सत्ता दीजिए। उसके लिए सत्ता हस्तांतरण का रास्ता बनाया इन्होंने। और इनके एक मंत्री ने बयान दिया, एक इनके विधायक हैं, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, नहीं अनिरुद्ध तो मंत्री है, एक और अभिनेता है मार्केट में कांग्रेस के कुल 3 नेताओं का बयान आ चुका है, विधायकों का, कि ये मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील का बयान आया है कि कतई हम हारने वाले नहीं हैं, हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और कानून सम्मत सब कुछ हुआ है, सिर्फ 1 मंजिल जो एक्स्ट्रा बना है इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी है कि किसने बनाया और कैसे बनाया। बाकी तमाम चीज़ें। अब मैं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से सवाल करता हूं जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूं और मैं, उनके 2-4 तो ऐसे
नेता हैं जो राहुल गांधी के शान में शेर ऐसे ऐसे पढ़ते हैं कि राहुल गांधी को ही वो शेर साबित करते हैं कि इस पर राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाप रे बाप इतना बड़ा पद है उनका, अल्पसंख्यक मोर्चा, इमरान प्रतापगढ़ी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन करके कहना चाहिए कि क्या तमाशा आप कर रहे हो? क्या मुसलमान को कहीं रहने का अधिकार नहीं है? कोई वो विदेशी है क्या? कोई रोहिंग्या है क्या? कोई बांग्लादेशी है क्या? कोई पाकिस्तानी है? अरे भारत के किसी भी राज्य से कोई कहीं, कश्मीर में कानून था 370, बाहर के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, तो भाजपा वाले ने चिल्ला के कहा कि हमने 370 हटा दिया, पूरे देश के लोग आएंगे, कश्मीर अभिन्न अंग है। तो क्या हिमाचल भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? हिमाचल गुलाम सरवर नहीं जा सकता है क्या? ये सवाल भी का जवाब भी उनको देना चाहिए। और वो मीडिया वाले चाटुकार जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव फैलाने में लगे हैं, वो जा के जो माइक लगा रहे हैं मुसलमानों से, उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि भाई मुस्लिम दुकान होना क्या अपराध है क्या? मतलब हम सैलून नहीं खोल सकते, हम बाल नहीं काट सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते, हम कपड़े नहीं सिल सकते, हम देश की सेवा नहीं, अरे हम ही हैं सेवक असल, हम ही आपको ज़ेब व ज़ीनत देते हैं। करोड़ों की गाड़ी पर आप आते हो, पंचर होने के बाद एक कदम न चल पाओगे, हम ही हैं अब्दुल पंचर वाले कि हम आपको फिर दोबारा चलने लायक बना देते हैं। इसलिए ये बकवास बंद होना चाहिए मुल्क में। संविधान सबको न्याय के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त करने का अनुमति देता है, इसलिए संविधान सम्मत राज होना चाहिए और इसके लिए दलितों और मुसलमानों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। और दलित संगठनों को मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सड़क पर उतरकर इसकी आवाज़ उठाएं कि असंवैधानिक बयान मुख्यमंत्री क्यों दे रहे हैं। कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 वाला, उसमें हम मुसलमानों को भी आप शामिल कीजिए, चूँकि जो हालात 80 के दशक में दलितों के थे उससे भी बुरे हाल अब मुसलमानों के हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जिस सरकार से मांग कर रहे हैं उस सरकार के सहमति से या उस सरकार की शह पर ही ये पोलराइज करने की जो कोशिशें मुल्क में हो रही हैं, उसमें सरकार की मौन सहमति और स्वीकृति है। तो वो सरकार भला कॉमनल टेंशन को कम करने के लिए कोई कानून क्यों बनाए, जब कॉमनल एजेंडे पर काम करने से ही वोट मिल रहा है। अफसोस की बात यह है इस मुल्क में देश के बहुसंख्यक मतदाता कॉमनल इशू पर वोट डालते हैं, कॉमन इशू पर वोट नहीं डालते हैं। अगर वो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी पर वोट डालते तो आज सारे पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इसी मुद्दे पर आपस में तू मैं करती और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती। लेकिन चूंकि वोट धर्म के नाम पर मिलता है तो तमाम पार्टियां धर्म को ही अपनाने में लगी हैं। सो सेकुलर पार्टियां भी ऊहा-पोह की स्थिति में खड़ी हो गई हैं। वो भी कभी सॉफ्ट हिंदू, कभी नर्म हिंदू, कभी गर्म हिंदू, इसी चक्कर में वो फंस के रह गई है। उन्हें भी कई बार लगता है यार हिंदू की तरफ जाएं कि मुसलमान की तरफ जाएं, कि सिख की तरफ जाएं, कि दलित की तरफ जाएं तो कहां जाएं, वोट सबसे ज्यादा कहां मिल रहा। जैसे आपने देखा होगा कि जो पशु के व्यापारी होते हैं वो पता लगाते हैं कि किस नस्ल की गाय या किस नस्ल की भैंस ज्यादा दूध देती है, उसी की खरीदारी वो करते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां जो है उस मुद्दे पर ज्यादा जोर देती हैं जहां से वोट ज्यादा आता। तो देश के लोगों से मेरी विनती है कि वोट आप अपने बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के नाम पर दो, वोट आप चमचमाती सड़क के नाम पर दो, वोट आप 24 घंटे सस्ती बिजली के नाम पर दो, वोट आप स्वच्छ शुद्ध पेयजल के नाम पर दो, वोट आप जल निकासी के नाम पर दो, वोट आप रोजगार के नाम पर दो, वोट आप अच्छी शिक्षा के नाम पर दो, वोट आप अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर अगर दोगे तो इस मुल्क में ये भगवाधारी और फलाधारी और जितने धारी हैं ये सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन जब वोट आप धर्म के नाम पर दोगे, आपके लिए खतरा बेरोजगारी नहीं है, आपके लिए खतरा मुसलमान है, आपके लिए खतरा दिल्ली जैसे शहर में जो महानगर ही नहीं है बल्कि देश की राजधानी है, यहाँ 50 ऐसी कॉलोनियां हैं, मुंडका विधानसभा, किरारी विधानसभा, मंगोलपुरी विधानसभा, बुरारी विधानसभा, आप संगम बिहार में चले जाओ विधानसभा, देवली विधानसभा, आप इस तरह से इधर आप मुस्तफाबाद की तरफ चले जाओ, इधर आप जिधर भी आउटर में आप जाओ, सड़कें चलने के लायक नहीं है और घुटनों और ठौनों बल पानी भरा हुआ है। तो जल भराव से ऊहा-पोह है। कम किरारी विधानसभा में 8 लोग 15-20 दिनों में बिजली करंट लगने से
से मर गए, मगर उनका मुद्दा नहीं है मरने को, वो मर गए। बिजली उनको मतलब वो करंट लग गया इसलिए कि वो उनके घर में पानी जम गया था वो, लेकिन जब वोट की लाइन में वो लगते हैं तो उन्हें बताया जाता खबरदार बिजली पानी के चक्कर में मत पड़ना, चाहे पहले इन मुल्लाओं से निमट लो, नहीं तो देश नहीं बचेगा। और देश इतनी बड़ी चीज है कि देश नहीं बचाओगे तो फिर करोगे क्या? तो ये राष्ट्रवाद जो फर्जी राष्ट्रवाद है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव बिल्ड करके आप नेशनलिटी सिद्ध करते हैं। राष्ट्रवाद सिद्ध करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी के खिलाफ तलवार खींच के बताया जाए। राष्ट्रवाद सिद्ध करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम भी तो आप बन सकते हैं कि आप पाकिस्तान और चाइना जैसे देश को भी आंख दिखाने के लायक हो सके। आप पड़ोसी को ही आंख दिखा रहे हैं, कह रहे थे हम चाइना को आंख दिखाएंगे और पड़ोसी मुसलमान को आंख दे रहा। आपने शिमला का सवाल किया, अभी एक चैनल में ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा था, वहां एक अंसारी टेलर है, बहुत बड़ा टेलर है, हिमाचल के कई बड़े शहरों से बड़े बड़े रईस और उस रईस घर की औरतें और नौकरशाह और कई राजनेता उनके यहाँ कपड़ा सिलाने जाते हैं। अब उसमें यह दिखाया जा रहा था कि इसके आने के बाद, यानी 25 साल पहले ये अंसारी टेलर आया और इसके आने के बाद इस पूरे मार्केट में धीरे धीरे मुसलमानों का वर्चस्व हो गया। अब मुझे अफसोस हुआ कि मार्केट में मुसलमान गिना जा रहा और एक एक शॉप गिना रहा था, एक एक शॉप पे वो जा रहा था, ये शॉप फला का, आप कहाँ से हैं जी? तो मैं शामली से हूँ। आप कहाँ से हैं? उसमें एक बंदा इस मोहल्ले का जहाँ मैं खड़ा हूँ, रमेश पार्क का, उसने बताया कि मैं रमेश पार्क शकरपुर थाने के पास मेरा घर है और मैं बहुत बड़ा कारीगर था, यहाँ आया, मुझे लगा कि यहाँ रोजगार है, मैंने खोल लिया। तो जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो लोग मन से, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता का नाम आपने सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों और तमाम लोगों को मार पीट के भगाता था, तो वहाँ राष्ट्रवाद नहीं है। शिमला में बिहार का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, राजस्थान का बंदा जा नहीं सकता है। ये कौन सी राष्ट्रवादिता आप पढ़ा रहे हैं? और अगर चला गया और मुसलमान ही उसमें ज़्यादा चला गया और वो नाई का काम कर रहा है, वो दर्जी का काम कर रहा है, वो जूते चप्पल बना रहा है, वो कचरे चुन रहा है, वो आपकी सेवा कर रहा है, तो भी आपको बुरा लग रहा है। आप चाहते क्या भाई? ये सब मस्जिद की आड़ में हो रहा है। नहीं, अब मुद्दा असल क्या है?